हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई आज हम आ चुके हैं, हमारा जो सिद्धांत बैच चल रहा है, हमारे जहां पर वन शॉट मिल रहे हैं, आपको कहने को गन शॉट मिल रहे हैं, उसका एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जी हां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो भी बेसिकली हमारी बैलेंस शीट होती है, उसमें हम कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं और वहां से हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। कहा जाए कि रेशियोज होते हैं इसमें, और हम कंपैरिजन रखते हैं कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स है तो इसके मुकाबले हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है। अगर हमारे पास डेप्ट है, कर्जा है, तो इसके मुकाबले हमारे पास इक्विटी कितनी है। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चल रहा है, हम कितने सॉल्वेंट हैं, हम कितने लिक्विडिटी है। ये सारी चीज आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? जब भी हम कोई काम करने चाहते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि हम पूरी बैलेंस शीट देखें। हम चाहते हैं कि हमें उस मोटिव से, वो पॉइंट से मालूम पड़ जाए सिर्फ कि हमारा वो सही चल रहा है या नहीं, बेसिकली कंपैरिजन करके। तो आज आपका भाई इस चैप्टर को कराने वाला है, और इस चैप्टर में भी आपका रौला ऑन द टॉप होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक 8 नवंबर को हमारी मैराथन है। ठीक 12 बजे आप जुड़ जाइएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसमें बहुत प्यारी प्यारे हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, बहुत प्यारी प्यारे चैप्टर्स करने वाले हैं। ठीक 12 बजे, यानी कि दोपहर के 12 बजे, नालायकों, दोपहर के 12 बजे हम लोग जुड़ेंगे, और रात के 12 बजे तक मैं और आपके देवाशीष सर दोनों मिलकर आपका CAFM में रौला ऑन द टॉप कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो बेटा, सबसे पहले समझेंगे सर क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। बेटा जी, हमारे साथ साथ जो भी बैंक होती हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी हमारे लेंडर्स होते हैं, उन्हें भी हमारी बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इसीलिए उनको भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी हमारे एनालिसिस है ना, वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। यानी जितने भी हमारे रेशियो हैं, जितने भी हमारे कंपैरिजन है, वो बेसिकली कितने पार्ट में है बेटा? 4 पार्ट में। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या आता है बेटा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप कितने सक्षम हो पैसा देने के, शॉर्ट टर्म के लिए आप कितने सॉल्वेंट हो। हद से अधिक साल तक अगर आपके पास कोई कर्जा है, तो उसको कितना देने के लिए आप काबिल हो, ये आपका बताता है लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर आप ये पता करते हो कि आप कितने सॉल्वेंट हैं और कितने नहीं। सॉल्वेंट का मतलब होता है अगर आपके ऊपर लंबे समय का कर्जा है, अगर आपके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, तो उसको देने के लिए आप कितने काबिल हो, वो बताता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। फिर आते हैं आपके टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में जो भी आप परचेज करते हो, जो भी आप सेल करते हो, जो भी आप इन्वेंट्री क्रिएट करते हो, इससे रिलेटेड आप देखते हो कैसा चल रहा है। और लास्ट में आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो बेसिकली आपको बताता है कि आप कितने प्रॉफिट में हो, जहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीजें देखते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं कि किसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बेटा जी, सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की, और लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट रेशियो को, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन
करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो में सबसे पहला रेशियो रहता है करेंट रेशियो का, जिसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। हमारी जितनी भी करेंट एसेट्स है ना, हम सबको जोड़ लेते हैं, और हमारी जितनी भी करेंट लायबिलिटी है उसको जोड़ लेते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं करेंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में हमारी करेंट एसेट्स हम पर कितनी है। कहा जाता है कि अगर इसको सॉल्व करके आपका जो रेशियो है वो 2 रेशियो बना रहा है, तो वो एक अच्छा रेशियो माना जाता है, वो एक आइडल रेशियो माना जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स होती है और कौन कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी होती है, जिसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पर। तो देखो बेटा, करंट रेशियो जिसकी मैंने आपसे बात करी, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट, यहां पर ये फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है सर? करंट एसेट्स में हमारा कैश आता है, करंट एसेट्स में हमारे करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, करंट एसेट्स में हमारे डेटर्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आती है जैसे स्टॉक, लोन्स एंड एडवांस आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है। करंट एसेट का मतलब ही होता है ऐसी सारी एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बात करें करंट लायबिलिटी की, ऐसा कर्जा जो आपको एक साल के अंदर चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, ऐसा कर्जा जो आपको एक साल के अंदर पे करना ही करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं हमारी करंट लायबिलिटी। क्या क्या आता है बेटा करंट लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी में आपका बिल्स पेबल आ जाता है, करंट लायबिलिटी में आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी में आपकी जो भी आपके पहले से आपको इनकम रिसीव एडवांस है वो आ जाता है। तो ये सब किसका पार्ट रहता है बेटा? करंट लायबिलिटी का। दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही प्यारा सा, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवल दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, और आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की तो बेटा ये करंट एसेट्स है, अगर बात करूं ट्रेड रिसीवल की तो ये भी करंट एसेट्स है, अगर मैं बात करूं एडवांस टैक्स की तो ये भी करंट एसेट्स है, अगर मैं बात करूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो ये भी करंट एसेट्स है। इन चारों को हम जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 टोटल आ जाएगा 1,34,000। करंट एसेट्स का टोटल क्या आ जाएगा? 1,34,000। और अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, तो ट्रेड पेबल जहां तक मुझे लगता है ये शायद अमाउंट गलत है, ये शायद 1 लाख होगा, तब भी आप देख लेना, ये शायद 1 लाख होगा, और ये 4,000, ये दोनों ही करंट लायबिलिटी है, तो 1,04,000 आ जाएगा, 1,04,000 आ जाएगा, और इसका आंसर शायद 1.33 समथिंग आएगा। तो ये आपका हो जाएगा करंट रेशियो। यानी कि अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी है तो उसको चुकाने के लिए मेरे पास करंट एसेट्स है विच इज 1.33 टाइम्स मोर देन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशियो क्या रहता है बेटा? 2:1, 2:1। अब एक और रेशियो आता है बेटा, एक और रेशियो आता है लिक्विड रेशियो में, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो, जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ये आपसे कहता है कि और जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि और जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम यहां पर लेते हैं। जैसे बेटा करेंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्रीज को माइनस कर दूं, अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दूं, अगर मैं एडवांस टैक्स को माइनस कर दूं, तो ये जो मेरी करेंट एसेट्स है ना, ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड एसेट्स में। मेरी जो करंट एसेट्स है उसमें से अगर मैं इन्वेंट्रीज को माइनस कर दूं, अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दूं, अगर मैं एडवांस टैक्स को माइनस कर दूं, तो मेरी जो करंट एसेट्स है वो किस में चेंज हो गई? लिक्विड एसेट्स में। ठीक है ना? मेरी जो एसेट्स है वो किस में चेंज हो गई? लिक्विड एसेट्स में। एक सेकंड रुकना बेटा। अब ठीक है, चलो अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है।
ठीक है बच्चों, यस सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है ऐसे निकालो, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वो एसेट्स ले सकते हो जिसमें ना तो आपका एडवांस टैक्स हो, जिसमें ना तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो, जिसमें ना तो आपका इन्वेंट्रीज हो। बाकी का जो रह जाता है वो हमारा लिक्विड एसेट्स रहता है। और अगर आपको करेंट एसेट्स को कन्वर्ट करना है लिक्विड एसेट्स में, तो करेंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। और इसको डिवाइड कर देते हैं करेंट लायबिलिटी से। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। कोई आपसे पूछे लिक्विड एसेट्स क्या होता है, आप कहोगे करेंट एसेट्स में से अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देता हूं, इन्वेंट्री माइनस कर देता हूं, एडवांस टैक्स माइनस कर देता हूं, तो बेटू मेरा क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो अभी तक हमने लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो देखे, पहला रेशियो विच इज अवर करेंट रेशियो, और दूसरा रेशियो जो हमारा लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलो बेटा इस रेशियो की बात हो रही है आपकी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, करेंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, करेंट एसेट्स में से एडवांस टैक्स माइनस कर दो, तो जो भी आपका पार्ट बच जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा लिक्विड एसेट्स। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, तो ये इन्वेंट्रीज हटा दो और ये एडवांस टैक्स हटा दो, तो ये 50 और 4 54,000 की हमारे पास क्या है, लिक्विड एसेट्स, इस तरीके से। ठीक है, चलो बेटा जी, तीसरा आता है बेटा लिक्विडिटी रेशियो में कैश रेशियो। तीसरा आता है लिक्विडिटी रेशियो में कैश रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कैश और बैंक बैलेंस प्लस करेंट लायबिलिटी अपॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अपॉन करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका चुटकी बजाते ही, यानी कि जो पैसा है जो आपका हाल की हाल कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हम कैश रेशियो। कैश का बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है, करेंट इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने किसी बैंक से आरडी करवा रखी है, या मान लो आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है 1 साल की, तो वो आपके करंट इन्वेस्टमेंट है। आप वो पैसा जब चाहो तब निकाल सकते हो बाबू। और इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। क्या होती है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो 1 साल के अंदर आपकी मेच्योर होनी है, 1 साल के अंदर आपको उसका पेमेंट करना है। तो कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैश प्लस बैंक बैलेंस और प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो बेटा जी, तो 3 देखे बेटा। सबसे पहला देखा हमने करंट रेशियो, फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा हमने देखा लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस, एडवांस टैक्स को माइनस, और तीसरा आपका कैश रेशियो। ठीक है बाबू, चलो अब बात आती है आपकी सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि आप कितने सॉल्वेंट हैं, आप कितने सक्षम हैं आप कितने काबिल हैं। लंबे समय का कर्जा जो हमारे पास है उसको चुकाने के लिए आप कितने काबिल हैं, यह बताता है आपको सॉल्वेंसी रेशियो। तो भाई साहब, फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेप्ट फाइनेंस। जो भी हमने कर्जा लिया है उस पैसे को यूज करना फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट होता है। वाइल डेप्ट कैपिटल इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट इज अ रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। भैया आपको कर्जा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन रिस्क बहुत होता है। अगर घाटा हुआ तो जिससे पैसा लिया है वो भी डूबेगा, उसकी ब्याज भी देनी पड़ेगी, और नुकसान भी हमने झेला। ठीक है, तो इसके जो रेशियो होते हैं ना, वो 2 टाइप में होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल रेशियो और एक होता है कवरेज रेशियो। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब कंपनी का ढांचा बनता है ना, तो कंपनी के पास कैपिटल होती है, और उस कैपिटल को आपने कितना इक्विटी से बनाया है, कितना डेप्ट से बनाया है, वो देखा जाता है। और अगर बात करी जाए कवरेज रेशियो की, कवरेज रेशियो में यह देखा जाता है कि जो भी आपके पास कर्जा है, जो भी आपको इंटरेस्ट देनी है, जो भी आपको लंबे समय के कर्जे पे करने हैं, उसको पे करने के लिए आपके पास कितना पैसा है, तो वो कवरेज रेशियो का पार्ट बनता है। चलिए,
तो बेटा स्ट्रक्चरल रेशियो में सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बेटा जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि सर डेब्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। डेब्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। मैं बात करूं डेब्ट की तो बेटा डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो कर्जा आपके पास लंबे समय के लिए है ना, उस कर्जे को हम बोलते हैं डेब्ट। जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेब्ट होते हैं। और बात करी जाए इक्विटी की, आप जब बैलेंस शीट बना रहे थे, बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग क्या थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, सभी तरह के रिजर्व, सभी तरह के सरप्लस, जिसके अंदर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। फिर आपने अगली हेडिंग देखी थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन जाके आपने नन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी देखी थी। तो अब हम एक बार इसे और डिटेल में देख लेते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी। इफ द डेब्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉय इज स्मॉल, आउटसाइडर फील मोर सिक्योर। अगर कर्जा कम है, इक्विटी ज्यादा है, तो बाहर के जो लोग हैं वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने में चूकेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है या डेब्ट इक्विटी रेशियो घट रहा है, इसका रीजन क्या है। ये बढ़ेगा तो हमारा फायदा है या नुकसान है, ये घटेगा तो हमारा फायदा है या नुकसान है, ये आपको देखना पड़ता है, ये आपको बताना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो चलो, ये मैंने आपको बताया था। डेब्ट क्या होता है, डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपको मालूम है क्या क्या होता है। और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सभी तरह के रिजर्व, सभी तरह के फायदे, सभी तरह के नुकसान आते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नाम से ही दे रखा होगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नाम से ही दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो। वैसे तो बहुत ही रेयर होगा यार कि ऐसा दे रखा हो। ठीक है, चलो, ये कभी कभी आपसे बहुत पूछा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत देता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं, ये आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और नोट नंबर दे रखा है। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको नोट नंबर दे रखा हो तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, आप उस नोट नंबर में जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है ये नोट नंबर शेयर कैपिटल का है, जाके देखते हैं। हाँ बेटा, ये नोट नंबर शेयर कैपिटल का है। यहां पर देखो, आपको 6 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो बेटा इक्विटी कितनी हो गई, 6 लाख, ये 6 लाख प्लस 2 लाख। ठीक है, इक्विटी हो गई। उसके साथ और क्या क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 2 लाख का, यानी 3 लाख और ऐड कर दो, 3 लाख और ऐड कर दो, तो ये हो गया 11 लाख। इक्विटी कितनी है हमारी बेटा, 11 लाख। अब चलते हैं डेप्ट पर। डेप्ट पर सिर्फ एक ही दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और 1.5 लाख रुपए का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख डिवाइड बाई 11 लाख। चलो बेटा आगे चलते हैं।
उसके बाद बेटा एक फॉर्मूला आपको दे रखा है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप सारी एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दो, और सारी एसेट्स में गुडविल नहीं आएगी, सारी एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी, या फिर जो भी आपकी इक्विटी है वो और जो भी आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी है वो, उसको जोड़ लो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास एसेट्स अप्रोच भी होता है और आपके पास लायबिलिटी अप्रोच भी होता है। जो अप्रोच आप चाहो उस अप्रोच से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है, जो आपको बेस्ट लग रहा है। ठीक है बेटा, चलो यहां पर दे भी रखा है the debt to capital employed ratio refer to the ratio of long term debt to the total of external and internal fund। ठीक है ना, तो यहां पर आपसे क्या रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद अब आ गए बेटा कवरेज रेशियो, जिसमें आपको दे रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब भी हम कोई कर्जा लेते हैं उस कर्जे पर हमें इंटरेस्ट देनी होती है, तो उस इंटरेस्ट को देने के आप काबिल हैं या नहीं, ये आपको बताता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसको मैं एक क्वेश्चन से करके आपको समझाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। From the following details, calculate interest coverage ratio. Net profit after tax 60,000, 15% आपको ब्याज देनी पड़ रही है इस लॉन्ग टर्म डेब्ट पर, और टैक्स की रेट है 40%। आप जरा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट को देखिए, नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से टैक्स डिडक्ट हो चुका है पहले ही, तो आपको वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो टैक्स से पहले था बाबू। तो कैसे करेंगे बच्चा, देखिए ये अमाउंट दे रखा है 60,000, टैक्स था 40%, हमने किसी का काटा, मतलब वो वाला काटा नहीं जो आप समझ रहे हो, हमने किसी का काटा 40% और बचा 60,000, यानी कि ये किसी चीज का 60% है और हमें कितना निकालना है, 100%। तो 0, 0, 6 1 जा 6, ये आ गया आपका 1,00,000। यानी कि नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 1,00,000 रुपए। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये तो हमने टैक्स को जोड़ दिया। अब इंटरेस्ट कितनी थी बेटा, 10,00,000 का 15% 1,50,000, 10,00,000 का 15% 1,50,000, तो 1,00,000 और 1,50,000 यानी कि टोटल हो गया 2,50,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, 10,00,000 की, 10,00,000 का 15% 1,50,000, यानी कि डिवाइड किससे करेंगे, 1,50,000 से। डिवाइड किससे करेंगे, 1,50,000 से, और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अगला आता है बेटा हमारा टर्नओवर रेशियो। पहला पार्ट था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा पार्ट था हमारा क्या, सॉल्वेंसी रेशियो, और तीसरा पार्ट आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं बेटा, टर्नओवर रेशियो में हम देखते हैं कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हम सेल्स कर रहे हैं, उसमें हम कितनी जल्दी कन्वर्जन कर पा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और बेटा ये बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपका पूछा भी गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट चीजें क्वेश्चन में दी हो,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और एवरेज इन्वेंट्री को भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, आपको बस देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं सीओजीएस शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। अगर कोई परचेज रिटर्न दे रखा है तो वो इस परचेज में से माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। बेटा बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। बट आपको याद ये रखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में वेजेस दिया होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैरेज इनवार्ड दिया होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में फ्रेट दिया होगा, ये सब तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कभी कभी आपको कैरेज आउटवार्ड दिया होगा तो ये आपका इनडायरेक्ट होता है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है पहला जिससे हम सीओजीएस निकाल सकते हैं। दूसरा होता है बेटा सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। दूसरा होता है सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तीसरा होता है बेटा COGS इज इक्वल टू सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ये भी जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है और ये जो लॉस है वो ग्रॉस लॉस है। तो तीन फॉर्मूले हैं फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, यस सर। अब बात आई एवरेज इन्वेंट्री की। अब बात आई एवरेज इन्वेंट्री की, तो एवरेज इन्वेंट्री का तो बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बहुत इजी रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये तो आपका सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन देखें। हाँ जी, इसको देखते हैं। ये ऊपर गलती से छप गया है, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको देखते हैं। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज आपको दे रखा है, वेजेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स आपको दे रखा है, कैरेज इनवार्ड यानी कि ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी कि आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि सीओजीएस पहले वाले मेथड से निकल सकता है। सीओजीएस पहले वाले मेथड से निकल सकता है, तो सीओजीएस निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक 18,000 प्लस परचेज 46,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि वेजेस 14,000 प्लस कैरेज इनवार्ड भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो बेटा ये 18 और 4 22 और ये भी 22 तो चले गए और ये बचा आपका 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा बेटा आपका 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 60,000। अब बारी आती है एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 18,000 प्लस 22,000 कितना हो गया 40,000। 40,000 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना आएगा 20,000, यानी एवरेज इन्वेंट्री आ गया 20,000। तो अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे तो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। डन है, डन है बेटा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है यानी कि सेल्स, आपको इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट दे रखा है,
आपको इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 10% का, तो बेटा 10% का फायदा हुआ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% निकालोगे, 4 लाख का 10% निकालोगे, 40,000 आ गया। तो भैया सीओजीएस दूसरे फॉर्मूले से निकल रहा है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना? 4 लाख। सेल्स कितना? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? 40,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,60,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,60,000। राइट? यस सर। अब ये आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां क्या करना है बेटा आपको? अब यहां क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 55,000। एक 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 इसको आपको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से निकलता है। इस वाले रेशियो पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऐसा रेशियो। ठीक है, चलो बेटा। उसके बाद आता है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, या फिर इसमें कभी कभी आपसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी पूछ लेता है। तो इसमें हम सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं और डिवाइड करते हैं एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। अगर यही आपसे बोलता ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर तो क्रेडिट सेल्स ही रहता, नीचे आपका ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2, इस तरीके से आता। इसके साथ साथ हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा जाता है, जिसमें हमारा जो आंसर आता है ना, जो भी हमारा आंसर आएगा 365 उसको आ जाएगा, यानी कि 365 डिवाइडेड बाय जो भी हमारा आंसर आता है। तो देखो इसका भी मैंने क्वेश्चन लिया है। सॉरी बेटा, तबीयत खराब है ज्यादा। आपसे कह रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल्स। आपसे कहा गया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी टोटल सेल्स है उसमें से जो आपका कैश सेल्स है वो सिर्फ 20% है। तो बेटा क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 80%। तो 4 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 3,20,000। यानी कि आपका क्रेडिट सेल्स कितना आ गया? 3,20,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इस क्रेडिट सेल्स को हमें डिवाइड करना है एवरेज रिसीवेबल से। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। तो बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 80,000। 1 2 3 4, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब अगर इसी का आप एवरेज कलेक्शन पीरियड जानना चाह रहे हो तो 365 को 4 से डिवाइड कर देंगे और आपका वो भी आ जाएगा कि कितने डेज में आप पैसा जोड़ पा रहे हो उधारी का। ठीक है, चलो बच्चा। तो बेटा आपका सॉल्वेंसी रेशियो भी हो गया, आपका लिक्विडिटी रेशियो भी हो गया, आपका टर्नओवर रेशियो भी हो गया। अब आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जहां पर आप ये देखते हैं कि हमारी कंपनी फायदे में है या नहीं। जिसमें आप देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आप देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। दोनों ही फॉर्मूले में सेल्स कॉमन है बेटा। तो चलो मैं लेके चलता हूं उन फॉर्मूलेस पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100।
ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल सकता है वो कभी कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो, या हो सकता है कभी कभी आपको फाइंड आउट करना पड़े। सेल्स में से अगर आप सीओजीएस माइनस कर देते हो, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो। ठीक है, चलो तो देखो ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश और क्रेडिट फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल सेल्स आ गया आपका 1,00,000, टोटल सेल्स आ गया आपका 1,00,000। परचेज की बात करें, कैश और क्रेडिट फर्क नहीं पड़ता, जोड़ देंगे 75,000। कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं आएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस किया गया तो इन्वेंट्री कम हुई, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, तो ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 10,000 रुपए। रिटर्न आउटवार्ड, आउटवार्ड का मतलब क्या हो रहा है, सामान आपके पास से वापस जा रहा है, तो आउटवार्ड जब आपके पास से जा रहा है तो ये बेटा आपका परचेज रिटर्न है, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वेजेस 5,000, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकलेगा, परचेज सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000 ज्यादा है, ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है। उसके बाद परचेज 75,000, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस से पहले यहां पर रिटर्न भी है 2,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवार्ड है 2,000 का, और आपका वेजेस है 5,000 का, और तो कुछ आएगा नहीं, तो ये आपका 85,000 और ये कट गया 90,000। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 90,000, सेल्स कितना है 1,00,000, कितने का फायदा हो गया, 10,000 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 रुपए, सेल्स था 1,00,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 90,000 का, दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना आ गया, 10,000 रुपए। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, कितना आ गया, 10%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है बेटा, 10% है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका इबिक्टा मार्जिन, नेक्स्ट है आपका इबिक्टा मार्जिन। इबिक्टा मार्जिन का मतलब है कि जो आपकी अर्निंग है इंटरेस्ट को देने से पहले, टैक्स को देने से पहले, डेप्रीशिएशन को देने से पहले और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को देने से पहले जो आपकी अर्निंग थी उसे आप बोलते हो इबिक्टा मार्जिन। उस अर्निंग को आप नेट सेल्स से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका इबिक्टा मार्जिन। ठीक है, चलिए देन आपका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में बहुत ही फर्क है, छोटू सा। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते हैं, नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, यानी कि अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा बस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। यानी जितने भी खर्चे हैं, कैसे भी खर्चे हैं, उनको अगर मैं माइनस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में से तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट में। ठीक है, यस सर। तो देखो यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 25%, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है इतना, एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट जो सेल्स है 20 लाख, ये किसी का 90% है,
100% निकालने के लिए इसको 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। उस सेल्स का आप 25% निकाल के माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप 50,000 माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी थाली में परस के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दे रखे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स को देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचा लास्ट में, उसको आप एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं। और अर्निंग पावर, अर्निंग पावर एक तरीके से कह सकते हो ना ईपीएस, उसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको आप बोल सकते हो ईबीआईटी, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, इससे आपकी अर्निंग पावर निकलती है। देन आपको बेटा दो ये बहुत जरूरी याद रखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को डिनोट करता है वो, ठीक है। और बात करी जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इक्विटी अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट के बाद जो बचा, टैक्स के बाद जो बचा, अपॉन एवरेज इक्विटी। तो ये सारे आपके इस चैप्टर के रेशियो हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग 8 तारीख का पार्ट जरूर बनिएगा। 8 तारीख का जो मैराथन सेशन होने वाला है उसमें आप जरूर आइएगा, जिसमें मैं आपका कंसोलिडेशन बहुत बेहतरीन तरीके से, शेयर्स, डिबेंचर्स, रिलेटेड एक्सपेक्ट्स और हुआ तो इस रेशियो को दोबारा से और सारे क्वेश्चंस के साथ आपको कराऊंगा अच्छे से, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए भी हैं। और अगर टाइम रहा तो कैश फ्लो को भी लपेट लेंगे, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से, टाइम को देखते हुए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा कुछ इसमें मैंने क्वेश्चन भी लगाए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने यहां पर क्वेश्चन भी लगाए हैं, आपके मॉड्यूल के ही हैं। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।